पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल बॉर्डर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां नेपाल से रक्सौल बॉर्डर के रास्ते अवैध रूप से घुसपैठ करते हुए 4 संदिग्ध चीनी नागरिकों को एसएसबी ने गिरफ्तार किया है। चारों संदिग्धों को रक्सौल मैत्री ब्रिज से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए 4 चीनी नागरिकों के साथ एक महिला भी थी। फिलहाल इन सभी से पूछताछ की जा रही है। चीनी नागरिकों के साथ पकड़ी गई महिला को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सभी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल पूर्वी चंपारण जिले की नेपाल से लगने वाली सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां से आने जाने वाले सभी लोगों की गहनता से जांच की जा रही है। इसी क्रम में एसएसबी ने 4 संदिग्ध चीनी नागरिकों को पकड़ा है। उनके साथ एक महिला भी थी जो खुद को नेपाल की बता रही थी। महिला बार बार अपना बयान बदल रही थी। महिला खुद को नेपाल की नागरिक बता रही थी, लेकिन हिंदी, नेपाली, अंग्रेजी और चीनी भाषा फराटेदार तरीके से बोल रही थी। वहीं इस महिला के पास से पाकिस्तान के नंबर्स भी मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस महिला के संबंध पाकिस्तान से होने के संकेत मिले हैं। पूछताछ के बाद महिला को छोड़ा गया है। पूछताछ में यह भी पता चला कि ये महिला पाकिस्तान में किसी लड़के से बात करती थी और इसकी चीन में शादी हुई है। चारों संदिग्धों में 3 पुरुष चीनी नागरिक पिछले 1 हफ्ते से काठमांडू में थे। वहीं उनसे जब पूछा गया कि वे भारत में क्यों घुसपैठ करना चाहते हैं, तो इस पर उन्होंने कोई सटीक जवाब नहीं दिया है। फिलहाल चारों चीनी संदिग्धों को पकड़ लिया गया है, जबकि महिला को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां चारों चीनी नागरिकों से पूछताछ कर रही है। खरैया थाना अंतर्गत मैत्री ब्रिज के पास से भारतीय सीमा में प्रवेश करते हुए 4 चीनी नागरिकों को एसएसबी के द्वारा रोका गया। उनसे पूछताछ की गई और प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई हेतु खरैया थाना में आवेदन समर्पित किया गया। ये चीनी नागरिकों के नाम हैं डेन यूजुंग, ली योंगहाई, ही क्वेन जे, हुआन लीमिन। ये सभी हुनान प्रांत चीन के रहने वाले हैं। इनसे अन्य एजेंसियों द्वारा भी पूछताछ की जा रही है। एसएसबी द्वारा समर्पित आवेदन के आधार पर कल माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत नेपाल के रक्सौल बॉर्डर पर एसएसबी को रेड अलर्ट मिली थी। इसके बाद नेपाल से आने जाने वाले सभी लोगों की रक्सौल बॉर्डर पर गहन जांच की जा रही थी। भारत में प्रवेश करने वाले लोगों के पहचान पत्र की भी जांच की जा रही थी। इसी दौरान नेपाल से भारत में अवैध रूप से प्रवेश करते हुए 4 चीनी नागरिकों को पकड़ा गया है। मोतिहारी के रहमानिया मेडिकल सेंटर में आज उस सुविधा की शुरुआत हुई है जिसका इंतजार न जाने कितने मरीजों और उनके परिजनों को था। जी हां, आज यहां अत्याधुनिक ब्लड बैंक का शुभारंभ किया गया है। इस ब्लड बैंक का उद्घाटन अस्पताल के निदेशक डॉक्टर तबरेज अजीज और डॉक्टर परवेज अजीज ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। कार्यक्रम में शहर के सिविल सर्जन समेत स्वास्थ्य जगत के कई महत्वपूर्ण चेहरे मौजूद थे। इस अवसर पर डॉक्टर तबरेज अजीज ने बताया कि अब मरीजों को आपात स्थिति में खून की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा और समय पर रक्त की उपलब्धता कई जिंदगियों को बचाने का काम करेगी। ब्लड की व्यवस्था, उससे रिलेटेड जो चीज़ें, ब्लड के साथ बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इमरजेंसी उसके लिए अवेलेबल होती हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे नव अवेलेबल हैं। वहीं डॉक्टर परवेज अजीज ने बताया कि इस ब्लड बैंक में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है और हर सुरक्षा मानक का पूरा ख्याल रखा गया है। इनका लक्ष्य है कि मोतिहारी ही नहीं, आसपास के जिले को भी इसका फायदा मिले। यहाँ पे जो रहमानिया मेडिकल सेंटर में कंप्लीट ब्लड बैंक पहली बार इस जोन में पूरे मैंने इसको स्टार्ट किया गया है। सिविल सर्जन साहब को ये आना था, किसी भी वजह से वो अभी पीसी पे व्यस्त है। उन्होंने अपना ये दिया कंसेंट कि आप लोग इसको स्टार्ट कर दीजिए। तो मेरे यहाँ तो भी हम भी इसमें शामिल हुए इनॉग्रेट करने का। मैंने कि मरीज़ को तो मिलेगा ही, और उसमें 2-3 होता है कि पेशेंट ब्लड दे और जो बीच का जो एक्सपेंस है वो थोड़ा थोड़ा ले जाता है, तो फैसिलिटी रहेगी। लेकिन ये ब्लड सब मिलता भी नहीं था। हमने रेड क्रॉस के मेंबर होने के तौर पे पिछले डीएम साहब के टाइम में कोशिश किया। बहुत मुश्किल से कुछ मशीनें आई, लेकिन वो ऑपरेट ठीक से नहीं पाई। तो ये एक अच्छा कदम है और उम्मीद है कि मरीज, सब तरह के मरीज, फिक्स नहीं कि रहमानिया, टोटल किसी को भी इससे फायदा होगा। वहीं मोतिहारी के सिविल सर्जन ने इस सराहनीय पहल को स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक बड़ा कदम बताया और उम्मीद जताई कि यह ब्लड बैंक आने वाले समय में जिले के लिए एक वरदान साबित होगा। दे सकते हैं, ब्लड शुगर कंट्रोल है, स्वस्थ है तो दे सकते हैं। हॉस्पिटल में रोका जाता है। यदि ब्लड शुगर उनका कंट्रोल नहीं रहेगा, उनका जो मार्कर है वो रेगुलरिटी नहीं दिखाएगा, तो
थोड़ा सावधानी बस नहीं ही लेना चाहिए। वक्फ बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा ने एक बड़ा ऐलान किया है। आगामी 14 मई को सुबह 8 बजे मठिया जिरात ईदगाह से हवाई अड्डा चौक होमगार्ड मैदान तक एक विशाल जुलूस निकाला जाएगा। इस जुलूस में पूरे जिले से भारी संख्या में लोगों की भागीदारी की उम्मीद है। मोर्चा का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार विवादित कानून को वापस नहीं लेती है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। आज मोतिहारी के उर्दू लाइब्रेरी में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के सदस्यों ने आम जनता से इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की। तो हमारा कार्यक्रम में पहला तो ये है कि तमाम मस्जिदों में हम लोग बेदारी मुहिम चलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे इस सिलसिले में। हर जगह बस्ती बस्ती, करिया करिया, गली गली हम लोग का टीम जा रही है और वो हम लोग करेंगे, दौरा करेंगे। फिर उसके बाद एक धरना प्रदर्शन का भी हमारा प्रोग्राम है। जागरूक करने के लिए नुक्कड़ सभाएं भी की जाएंगी और ज़रूरत पड़ी तो हम शायद नुक्कड़ ड्रामा भी करें। और इसमें एक उस कड़ी की एक चीज़ ये है कि 14 मई को हम लोग एक विशाल जनसभा कर रहे हैं ताकि लोगों तक ये बात पहुंच जाए और सरकार तक भी मेरी बात पहुंच जाए कि हम लोग इससे नाखुश हैं। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो हमारा है उसके तत्वाधान ही में ये तमाम उसी के गाइडलाइन पे ये काम चल रहा है और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग करेंगे। और पूरा जो लोकतांत्रिक अधिकार है जो हमें सरकार ने दे रखा है, संविधान ने दे रखा है, उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस काम को करेंगे। आम आवाम से भी मेरी अपील ये है कि इसमें जो है संविधान का मामला है, इसमें आर्टिकल मौलिक अधिकार का मामला है, 14, 15, 25, 26 का स्पेशली मामला है। इसलिए तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, किसी भी समाज के हों, किसी भी धर्म के हों, इसको एक बार ज़रूर उनको देखना चाहिए, परखना चाहिए और हक और इंसाफ का साथ देना चाहिए। और आपको भी दावत देते हैं कि आप लोग जो है उस दिन आइए। पूरे देश में रैलियां निकल रही हैं, बहुत सारे प्रांतों में भी इसके ख़िलाफ़ रैलियां निकल रही हैं, जिससे आप सभी अवगत हैं। 14, 15 और 25, 26 का ये जो सेक्शन है ये तमाम दौड़ रहा है चारों तरफ, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के देहात गांव तक दौड़ रहा है। इन्होंने सही कहा कि ये हमारे मज़हब, हमारे दीन और इस्लाम से जुड़ी हुई बातें हैं। अगर ये हमारे दीन और मज़हब से जुड़ी हुई बातें नहीं होती तो हम इस तरह की लड़ाई इस तरह से नहीं लड़ते। जैसे जनरल लड़ाई लड़ते हैं वैसे ही लड़ते हैं। एक ही चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, तमाम हिंदुस्तान से, आपको सुप्रीम कोर्ट से, आप तमाम लोगों से, इस जिला के लोगों से, इस तरह की सियासत को सरकार को बंद कर देनी चाहिए। सरकार ये समझती है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में कुछ नहीं करेगा, हम जो चाहेंगे वही करेंगे। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, सरासर जुल्म और बर्बरियत है। संविधान को नहीं मानना, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानना, बड़े बड़े लोगों को 234 एमपी ने इसका विरोध किया। तो क्या हिंदुस्तान के वो एमपी नहीं है? क्या उनको लोगों ने वोट नहीं दिया? इसलिए इसका विरोध बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। और इन्होंने सही कहा कि ये जब तक ये कानून जो बन चुका है, पहले तो बिल के शक्ल में तो अब कानून हो गया, जब तक रिजेक्ट नहीं होता, आउट रिजेक्ट नहीं होता है, हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे और कभी भी बदतमीज़ी नहीं होगी। मौन जुलूस निकाल रहे हैं हम, खामोश पट्टी बात करके निकाल रहे हैं। माइकिंग सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आम लोगों के लिए कर रहे हैं, प्रशासन के लिए कर रहे हैं, एम्बुलेंस के लिए कर रहे हैं। जो लोग दिन रात अपने बाल बच्चों का काम करते हैं वो शहर में आए जाएँ, उनके लिए कर रहे हैं कि भाई आपने डिस्टर्ब नहीं करें। इसलिए आप लोग इसको मेरी हक की लड़ाई समझिए, इसको मेरे मज़हब की लड़ाई समझिए और इसके बुज़ुर्गों को दी हुई चीज़ जो गरीबों के लिए दी जाती है उसकी लड़ाई समझिए। सरकार भी तो बहुत फलाह का काम करना चाहती है, बहुत सारे स्कीम निकालती है कि भाई गरीबों को इसको फ़ायदा हो, गांव वालों को फ़ायदा हो, मजबूर लोगों को फ़ायदा हो। तो ये तो उसी तरह का है फलाही काम है जो हमारे बुज़ुर्गों ने कायम किया, हमारे पैगम्बरों ने काम किया, हमारे नबियों ने काम किया। 1400 बरस पहले से ये चल रहा है, तो नहीं चल रहा है। मेरा नाम तनवीर अहमद खान है, मैं यहाँ इस संघर्ष मोर्चा का नायब सदर हूँ, उपाध्यक्ष हूँ और अंजुमन तरक्की उर्दू का इस जिला का मैं सदर भी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया। अब फिजियोथेरेपिस्ट को मरीज के इलाज के लिए किसी डॉक्टर की रेफरेंस की जरूरत नहीं होगी। मतलब ये कि अब फिजियोथेरेपिस्ट प्राइमरी कंसल्टेंट के तौर पर
सीधे मरीजों का इलाज कर सकते हैं। यह जानकारी मोतिहारी फिजियोथेरेपी एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अमरेश महर्षि ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री और NCASP द्वारा जारी नए फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम में अब फिजियोथेरेपिस्ट को डॉक्टर लिखने का अधिकार भी दिया गया है। अब योग्य फिजियोथेरेपिस्ट अपने नाम के आगे डॉक्टर और बाद में PT यानी फिजियोथेरेपिस्ट लिख सकेंगे। ये कदम न सिर्फ फिजियोथेरेपी पेशे को सम्मान देगा बल्कि इसे एक नई पहचान और गरिमा भी मिलेगी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रेम कुमार, डॉक्टर उमेश चंद्रा, डॉक्टर आनंद रंजन और डॉक्टर माधुरी रंजन ने की। सभी ने इस फैसले का स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व NCASP की अध्यक्ष डॉक्टर शुक्ला के प्रति आभार जताया। पूर्वी चंपारण में देशभक्ति और जश्न का माहौल दिखा जब गुदरी बाजार चौक पर स्वर्णकार संघ के पदाधिकारी, सदस्य और स्थानीय नागरिक एकत्रित हुए और पहलगाम अटैक के 15वें दिन पर भारत सरकार की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जश्न मनाया और पटाखे छोड़े, एक दूसरे को गुलाल लगाया और मिठाइयां बांटी गई। इस अवसर पर नगर के उप मेयर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद, स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार स्वर्णकार, जिला महामंत्री सुधीर गुप्ता, सचिव राजेश कुमार, उपाध्यक्ष दीपक सराफ, सुमित कुमार, दशरथ कुमार, राजेश कुमार, सूरज कुमार, अविनाश कुमार, ऋतिक कुमार, उमेश कुमार, सुधीर कुमार, दिनेश कुमार, गुड्डू, बबलू सहित अन्य लोग उपस्थित होकर काफी हर्ष व्यक्त किए और पटाखे जलाकर नारे लगाए और झंडा लहराकर इस जीत का जोरदार जश्न मनाया गया।